Hello everyone and welcome back to Mind Spine Tutorials. So our today's topic is hemopoietic stem cells, जिसके अंदर हमें ब्लड सेल फॉर्मेशन और जो स्टेम सेल डिसऑर्डर्स होते हैं ये दो चीजें डिटेल में आ जाती है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर आप बात को समझने की कोशिश करेंगे तो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक सब टॉपिक इन्होंने डाला है ब्लड सेल फॉर्मेशन, जिसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम हीमोपोइसिस भी कह सकते हैं या फिर हीमेटोपोइसिस भी कह सकते हैं। बेसिकली हम डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स या ब्लड सेल फॉर्मेशन उसी चीज को कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है, इतना जो सब टॉपिक है इस मेजर टॉपिक का, इसको मैं चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपको मैं थंबनेल भी शो कर देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। सो हियर यू कैन सी, ये हीमोपोइसिस चैनल पे जो अपलोडेड है ये उसका थंबनेल है, आप बाद में सर्च कर लेना, ये पूरा टॉपिक रहेगा। तो ये जो सब टॉपिक है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स का, वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल। सो अब मैं यहाँ पर हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स तो आपको पढ़ाऊंगी और कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत हीमोपोइसिस की भी डिटेल्स इस वीडियो में बता दूं आपको। तो स्टार्ट करते विदाउट अ फर्दर अडू। इस टॉपिक को आप इम्यूनोलॉजी में, हीमेटोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं और बेसिकली एमएससी स्टूडेंट्स इसको गैमेट बायोलॉजी, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। तो मैं आपको सारे उसमें बता चुकी हूँ। इम्यूनोलॉजी भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए यूजफुल है, और मैं इस टॉपिक को कोशिश करूंगी कि इतना डिटेल में बताऊं कि अगर आप CSIR, JRF, गेट एग्जाम, DBT, ICMR, JNU, मतलब जो भी PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अगर उनके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा। BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली यूजफुल है, MSc स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वल है, PhD एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। सो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डिटेल्स को लेकर। सो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले अगर सिनॉप्सिस को मैं समझाऊं आपको, तो देखो सिनॉप्सिस अगर स्टूडेंट्स आपको पूरा बनाना होता है ना इसके अंदर, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख देना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में हीमेटोपोइसिस बता रखा है, लेकिन मैं फिर भी इसमें आपको बता रही हूँ इसकी डेफिनेशन। तो आपको पहली चीज में डेफिनेशन बता देती हूँ। यहाँ पर मैं, हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और किसकी डेफिनेशन आएगी? हीमेटोपोइसिस की। हीमेटोपोइसिस, जिसको हीमोपोइसिस भी कह सकते हैं, सेम चीज है। हाँ, और उसको हम ब्लड सेल फॉर्मेशन कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे समझना, हीमोटोपोइसिस लिखिएगा। हीमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ ब्लड सेल्स। दिस इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। ब्लड सेल्स आर कंटिन्यूअसली destroyed in the body, therefore replacement of blood cells is also a continuous phenomena and is an essential part of homeostasis of blood cells. हीमेटोपोइसिस जरूरी भी है, बॉडी में ब्लड सेल डिस्ट्रॉय भी होते जाते हैं। देखिए एकदम आरबीसी की लाइफ साइकिल आपको पता होगी 120 डेज की होती है एरिथ्रोसाइट्स की। तो आरबीसी खत्म भी होते हैं, तो फिर अगर खत्म हो रहे हैं तो उनका बनना भी जरूरी है। तो ये रिप्लेसमेंट भी होना जरूरी है ब्लड सेल्स का, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय होते हैं और ये कंटिन्यूस फिनोमेना है, लगातार चलता रहता है और एसेंशियल पार्ट है होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड सेल्स का। और आई थिंक आपको ये पता होगा कि ब्लड सेल्स के अगर मैं नाम ले रही हूँ तो इसमें कौन आते हैं? आरबीसीज आते हैं, WBCs आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। अगर आपने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी चेक करिए, क्योंकि जब भी हम स्टेम सेल्स पढ़ते हैं तो मैंने स्टेम सेल्स क्या होते हैं वहां से स्टार्टिंग करी थी। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, फिर मैंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को डिटेल में बताया था, वहीं मैंने थोड़ा बहुत आइडिया हीमोपोइसिस या फिर हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स का भी दिया था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना किसी टॉपिक को, तो ज्यादा प्रॉपरली आपको उसका नॉलेज मिलता है। तो आप वहां से देखते हुए, ये 4 पार्ट्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के नाम से वीडियो स्टार्ट हो रही है, जिसमें स्टेम सेल्स को मैंने समझा दिया था। फिर वहां से वो 4 पार्ट्स के बाद आप इसको स्टार्ट करें, और साथ में एक हीमोटोपोइसिस की जो एक और वीडियो, अगर वो भी देख लेंगे तो आपको प्रॉपरली इसका नॉलेज मिल जाएगा इस टॉपिक का। तो ये चीज है। तो ये तो बात होगी डेफिनेशन ऑफ हीमेटोपोइसिस की। अब अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि साइट क्या होती है, साइट्स ऑफ हीमेटोपोइसिस, यही वर्ड को मैं यहाँ पे लिखने के लिए ऐसे यूं बना देती हूँ। यहाँ पर मैं अपना प्रीवियस एक आपको डायग्राम यहाँ शो कर रही हूँ। हमने जो पढ़ा था कि आरबीसीज के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था, WBCs के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में बताया था, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की वीडियोस में मैंने ये बताए थे आपको। तो अगर आपको नहीं पता, क्योंकि देखिए लिम्फोसाइट्स के टाइप में B सेल्स, T सेल्स होते हैं, इनके मतलब आरबीसीज की लाइफ तो 120 डेज की होती है, WBCs की तो इससे भी कम होती है। और WBCs में फिर भी B सेल्स, T सेल्स थोड़े ज्यादा रह लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े मेमोरी सेल्स होते हैं, तो ये थोड़े फिर भी ज्यादा टाइम तक जी लेते हैं। और प्लेटलेट्स का तो आपको पता ही है, क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं, ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। WBCs, RBCs ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, आपको पता है इसका भी। तो इसकी डिटेल थोड़ी बहुत मैंने वहां बताई है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर। और इस पर तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि साइट्स ऑफ हीमेटोपोइसिस बताइए। तो एम्ब्रियोनिक सैक, लिवर, स्प्लीन, बोन्स, ये सभी साइट्स ऑफ हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस में आ जाते हैं। तीनों ऑप्शंस
जैसे क्योंकि आप खुद ही समझिए जब जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगता है उस टाइम पे कहाँ पर बनेंगे ब्लड सेल्स, तो एम्ब्रियोनिक सेक में बन जाएंगे। लिवर स्प्लीन बड़े होकर हो जाएंगे, बोन्स भी बड़े होकर आंसर हो जाएगा। बोन्स में स्पेशली बोन मैरो का नाम हम याद रख सकते हैं। तो ये साइट्स ऑफ हीमेटोपोइसिस में तीनों ऑप्शन अच्छे सही माने जाते हैं। ये तो समझ में आती है बात। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे रही हूँ इम्यूनोलॉजी का पहले आपको। यहाँ पर चाहे तो आप उसको इंट्रोडक्शन के अंदर भी ले सकते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, यहाँ हो गई, और इसके ऊपर ही अगर चाहो तो आप इंट्रोडक्शन अगर ऐड करना चाहो तो इसी इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें चल जाएगी। इसी को आप इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर लो, क्योंकि हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स अगर हमारा मेन टॉपिक है तो उसके इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें हम ले सकते हैं। तो बेसिकली हम अभी इंट्रोडक्शन ही तो देख रहे हैं। ये सब में डेफिनेशन है, ये साइट्स होगी हीमेटोपोइसिस की। अब थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम का भी नॉलेज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स से बनता है। ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहले होते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है तो उसमें उसके काम करने वाले वर्कर्स भी तो होंगे ना, तो इम्यून सिस्टम में उसके सेल्स आ जाते हैं। तो पहला हो जाता है इम्यून सिस्टम। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, organs of immune system, proteins of immune system, chemicals and signals of immune system, vessels and fluids, इन सभी चीजों से मिलकर बनता है। तो मैंने क्या क्या चीजों का नाम लिया? सेल्स, ऑर्गन्स, प्रोटीन्स, केमिकल्स, सिग्नल्स एंड वेसल्स, फ्लूइड्स भी। हाँ, एंड वहां जाना चाहिए था। सॉरी, आपको विजिबल नहीं होगा। मैं एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस को प्रॉपर बना देती हूँ पहले आपके लिए। राइट, थोड़ा सा स्क्रीन तो आई थिंक आपको पूरी कवर कर रहा होगा कैमरा। तो ये चीज रहती है। इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि इन डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। ये बात समझ में आती है। अब इम्यून ऑर्गन्स क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम हमने जान लिया क्या हो रहा है। अब इम्यून ऑर्गन्स क्या होते हैं? इम्यून ऑर्गन्स, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है इम्यून ऑर्गन्स, ये थोड़े स्पेशल हो जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, उसको मैं 1 डिग्री लिख रही हूँ, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी, जिसको मैं 2 डिग्री लिख रही हूँ। प्राइमरी ऐसे इम्यून ऑर्गन्स होते हैं जहां पर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल इम्यून सेल अकर। यहाँ पर डेवलपमेंट भी होता है और प्रोडक्शन भी होता है। डेवलप भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और प्रोड्यूस भी होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स वो होता है प्राइमरी इम्यून ऑर्गन्स के अंदर। राइट, और वहीं अगर कोई पूछ लेता कि 2 डिग्री में फिर क्या होता है, तो वेयर दे इंटरेक्ट विथ एंटीजन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स। यहाँ पर ये जो इम्यून सेल्स थे ना, तो ये इम्यून सेल्स की बात समझ सकते हो आप कि वेयर दे इंटरेक्ट विथ एंटीजन। थोड़ा सा मेरी राइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही क्योंकि मेरा यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा नीचे की तरफ मुझे लगाना पड़ा है ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस वजह से मेरी राइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही। मैं पेन प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती हूँ इस प्रॉब्लम की वजह से। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स। ये बेसिक नॉलेज होता है, नॉर्मली आपको पता भी होगा, लेकिन मुझे इस वीडियो में ऐड करना जरूरी है। सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स, इम्यून सिस्टम के अंदर लिखिएगा, इम्यून सिस्टम इज अ डिफ्यूज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरएक्टिंग सेल्स, सेल प्रोडक्ट्स एंड सेल फॉर्मिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजेंस, एलर्जेंस एंड डिस्ट्रॉयज इन्फेक्टेड एंड मैलिग्नेंट सेल्स एंड रिमूव्स सेल डेब्रीज। The response of the immune system to the introduction of alien or foreign substances is called immune response. Immune system के बाद मैंने immune response की definition भी आपको बताई। Immune system is a host defense system composed of many cells, organs, proteins and processes that work together to protect the body in infection and diseases. कोई भी infection disease होगा तो उससे protect करने में हमें immune system की जरूरत पड़ती है। Immune system तो एक तरह का complex system है और complex surveillance system है, providing a remarkably adaptable set of responses geared to maintain homeostasis and health. Homeostasis भी maintain करवाता है, health भी maintain करवाता है। और जो इम्यूनिटी होती है ना, वो एक तरह की डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी होती है। ठीक है,
जो कि इम्यूनिटी बेसिकली आप समझ सकते हो, एक होती है इननेट इम्यूनिटी जो कि जैसे हमारी बर्थ होती है ना उस टाइम से ही इनहेरिटेड बाय बर्थ होती है, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से हमारी बॉडी पे पास होती है। और दूसरी इम्यूनिटी होती है अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हम धीरे धीरे हमारे लाइफ टाइम में सीखते हैं। तो एक हमारी जो बाय बर्थ इम्यूनिटी उसको इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, और जो हम धीरे धीरे सीखते हैं हम उसको एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द फॉरेन सब्सटेंसेस। इम्यून सिस्टम क्या करता है, बाहर से कोई एंटर कर रहा है फॉरेन सब्सटेंस, चाहे वो एंटीजन हो या कुछ भी हो, तो उसके साथ रिस्पॉन्ड करता है। तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द फॉरेन सब्सटेंस जिसको एंटीजन कहते हैं बाय टू वेज, दो तरह से करता है। या तो वो सीएमआई का यूज करता है, सॉरी मैं यहाँ लिखना चाहिए, या तो वो सीएमआई का यूज करता है या वो यूज नहीं करता तो एएमआई का यूज करता है। मैं इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको, बस अभी थोड़ा सा नॉलेज दे रही हूँ। सीएमआई क्या होता है, सीएमआई का मतलब होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि बेसिकली सेंसिटाइज्ड जो टी सेल्स होते हैं उसमें उनका काम रहता है, और एंटी मतलब उसका काम आप समझ सकते हो, जैसे कि क्या हो रहा है कि जो हेल्पर टी सेल्स और वो सब चीजें होती है ना वो यहाँ पर काम करती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय सेंसिटाइज्ड टी सेल्स। और वहीं अगर आप बात करते हो एएमआई की तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, मैं इसको एक काम करती हूँ आप, चलिए आप इतना समझ सकते हैं एएमआई, और जो कि मीडिएटेड होती है प्लाज्मा सेल से। तो यहाँ तो आपको प्लाज्मा सेल्स का नाम याद रखना है, ये वो मेंटेन करते हैं, ये मीडिएट करते हैं कहना चाहिए। और यहाँ पर सेंसिटाइज्ड टी सेल्स का काम रहता है। ये दो नाम याद रखना है आपको, तो ये दो नाम तो याद हो जाएंगे यहाँ से। उसके अलावा समटाइम्स ऐसा भी देखा जाता है जो होस्ट इम्यूनिटी सिस्टम होता है इज अनेबल टू एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन विच इज कॉल्ड इम्यूनिटी टॉलरेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो किसी एंटीजन के खिलाफ अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाता, वो पहचान ही नहीं पाता कि कोई बाहर की चीज आई भी है बॉडी में ताकि वो उससे लड़ पाएगा, तो इसको कहते हैं कि वो इम्यूनिटी टॉलरेंस हो गया वहां पर। इफ बाय एनी मीन्स द ओन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड अगेंस्ट इट्स ओन टिश्यूज रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। कभी कभी वो खुद के ही बॉडी सेल को अपना दुश्मन मानने लगता है, मतलब वो कोई फॉरेन चीज नहीं होती, बॉडी के अंदर के सेल्स को अगर इम्यून सिस्टम दुश्मन मानने लगेगा तो वो खुद को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, जिसकी डिजीजेस बहुत सारी होती है। किसी इंसान को अगर हो जाए तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी बॉडी उसकी खुद की बॉडी के सेल्स को फॉरेन सेल्स मानकर उनसे ही लड़ने लग जाती है, तो वो एक ऑटो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है। उसी तरह से एक चीज होती है एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स विच प्रोड्यूस द फिजियोलॉजिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल डैमेज टू द होस्ट बॉडी। यानी कि कोई नॉर्मल भी चीज अगर बॉडी में फॉरेन जैसी है तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा बिल्कुल रिएक्शन करने लगता है, बहुत ज्यादा उससे लड़ने लगता है। तो एक्स्ट्रा लड़ता है तो उसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है बॉडी। तो इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम में मिलती है, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, सीएमआई, एएमआई, इम्यूनिटी टॉलरेंस, ऑटो इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी। सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना थी तो मैंने यहाँ पर बता दी। तो यहां से क्या याद रखोगे आप कि इम्यून सिस्टम दो तरह की इम्यूनिटी से बना होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक भी कहा जाता है। ठीक है, एक नाम और याद रखना, मैं इसको डिटेल में इम्यूनिटी को चैप्टर को बता दूंगी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको थोड़ा वीक है इसके कंसेप्ट। अभी तो मैं हवाओं में बातें करते हुए बता रही हूँ, मैं ज्यादा नोट नहीं दे रही हूँ आपको यहाँ पे इसके। तो इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, इन्नेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है वो कौन कौन सी होती है, स्किन, हमारी स्किन बाय बर्थ रहती है ना, तो स्किन भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। म्यूकोसल बैरियर, लाइसोजाइम, जो हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम होता है वो भी एक इम्यूनिटी के अंदर आता है। उसके अलावा लैक्टोफेरिन जो कि वो भी इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये सब बॉडी फ्लूइड्स वाले मतलब कहना चाहिए इम्यून सिस्टम होते हैं हमारे। HCl जो स्टमक में होता है ये भी बाय बर्थ बच्चों में और बड़ों में सब में होता है। और नॉन स्पेसिफिक फेगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस भी यहाँ पर रहते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसकी दूसरा टाइप जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगेन एक्टिव और पैसिव दो में डिवाइड करते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें इन्फेक्शन, एंटीजन चैलेंज, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें कि वो वैक्सीन लगाना होता है ना, जैसे डीपीटी का वैक्सीन हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया, वो सब चीज आ जाती है। और पैसिव जो होती है एक्वायर्ड के अंदर का ही पार्ट है। तो पैसिव क्या होता है, प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ IgG फ्रॉम मदर टू फीटस, पैसिव इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडीज, एग्जाम्पल ATS, AVS, वो आ जाते हैं। उसके अलावा एक्टिव के अंदर फिर और डिटेल में जाते हैं तो प्राइमरी रिस्पांस पढ़ते हैं, सेकेंडरी रिस्पांस पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसका चार्ट बना देती हूँ। तो लकीली मुझे एक चार्ट मिल गया और जो प्रॉपरली इसको डिपिक्ट कर रहा है इम्यूनिटी, एक्वायर्ड, इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक, एक्टिव, पैसिव, प्राइमरी रिस्पांस, ये सारी चीजें यहाँ पर इसकी डिटेल्स है। अब ये थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम का आपको आइडिया तो लग गया। अब हम हमारे टॉपिक के साथ ये इम्यून सिस्टम को क्यों कनेक्ट कर रहे थे,
क्या इसका रीजन था वो देखेंगे। तो अब हम उसकी कनेक्शन को समझते हैं कि जो सेल्स होते हैं ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, सेल्स होते हैं ना जो इम्यून सिस्टम के, वो कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो वो नाम जान लेते हैं। वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, वो होते हैं मैक्रोफेजेस, वो होते हैं बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, उसके अलावा आते हैं मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, उसके बाद आते हैं एनके सेल्स, किलर, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, मोनोसाइट्स, बताया था मैंने इन सब सेल्स के बारे में पहले आपको, बी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है। ये बात तो समझ में आई। यहाँ इम्यून सिस्टम के अंदर यहाँ कहा था ना मैंने, सेल्स से बनता है, इम्यून सेल्स कौन से होते हैं, ये इम्यून सेल्स के नाम होते हैं। ये बात हो गई। अब क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल इम्यून सेल्स, ये जो सेल्स है ना इम्यून सेल्स के, इसमें से ऑलमोस्ट ऑल इम्यून सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। जितने इम्यून सेल्स होते हैं उनमें से लगभग बहुत सारे इम्यून सेल्स की आप बात कर सकते हो, वो सभी किससे बनते हैं, वो सभी हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स से बनते हैं। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स को शॉर्ट में HSC भी कहते हैं। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम ESC कहते थे, यहाँ पर HSC वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो रहते हैं वो क्या हो गए, ऑलमोस्ट ऑल इम्यून सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, HSC। HSC जो होता है वो एक तरह का मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होता है। तो पहले तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कहा, ऑलमोस्ट ऑल इम्यून सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद HSC की अब इंफॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम ये जो HSC वर्ड हम देख रहे थे ना, अब हम उसको डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। एक मिनट, मेरा शायद कैमरा फोकस चला गया था बीच में, इसको ठीक कर देती हूँ पहले। राइट, हो गया होगा। अब समझते हैं। यहाँ से ये दिखाई दे रहा होगा आपको, HSC के बारे में पहला पॉइंट, ये मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। अब ये नहीं पता है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, तो प्लीज जाकर वहां से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का वीडियो जो वहां से स्टार्ट करो, उसका लेक्चर फर्स्ट, उसमें स्टेम सेल्स क्या होते हैं, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, वो सारे नाम का मीनिंग क्या होता है, वहां से शुरुआत होगी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का जो पर्टिकुलर वीडियो वो भले ही छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो शुरुआत के 3 पार्ट से होता है एटलीस्ट देख ही लेना, बल्कि चारों ही देखना चाहिए, तभी ये टॉपिक, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है आपस में, ये उसका आगे का ही टॉपिक है। तो HSC मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। हीमोटोपोइसिस फिर क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, जो कि मेनली मैंने आपको साइट्स बताई, लेकिन मेनली कहाँ पर होती है, बोन मैरो में होती है। मेन जगह कोई पूछ ले तो वो भी पता होना चाहिए, बोन मैरो है, बोन मैरो मेन जगह है इसकी। यहाँ स्टार बना देते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो याद ही रखना है। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम के, आफ्टर प्रोडक्शन वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन टिश्यू ऑफ द बॉडी। एक बार जब ये सारे सेल्स बन जाते हैं, जब हीमोटोपोइसिस होता है, तो उसके बाद RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स जब बन जाते हैं, तो ये बन गए, तो अब इनका काम कहाँ पर होता है, ऑर्गन्स और टिश्यूज जो होते हैं बॉडी के वहां होता है, तो इनको वहां पर पहुंचाने का काम कौन करता है, यहाँ तो बन गए इन जगह पर, वो कौन बने, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, वो बन तो गए। अब RBC, WBC, प्लेटलेट्स को कहाँ पहुंचाना है, ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक, बॉडी के पहुंचाना है। तो उनको पहुंचाने के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो वर्क करता है। और HSC की अगर हम बात करें, ये जो HSC है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल, इसकी अगर हम बात करें तो ये पेरेंटल सेल होता है। क्या होता है, ये पेरेंटल सेल होता है ऑफ ऑल बॉडी सेल्स, ऑफ ऑल बॉडी सेल्स, सारे बॉडी सेल्स के पेरेंटल सेल्स, यानी पेरेंट की तरह वर्क करने वाला सेल होता है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होता है, ये भी नहीं भूलना, इस पे दोनों पर क्वेश्चन आता है। स्टेम सेल्स हैव 2 मेजर प्रॉपर्टीज। अब स्टेम सेल्स की 2 मेजर प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होगी, क्योंकि हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के फर्स्ट वीडियो पार्ट में तो नहीं, बल्कि सेकंड वीडियो पार्ट से स्टार्ट कर लिया था, उसकी डिटेल को देखना। तो सेकंड वीडियो पार्ट में हमने देखा था कि स्टेम सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं रिन्यूअल प्रॉपर्टी, वो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंट टाइप्स। बाद में जब वो
मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो डिफ्रेंशिएट भी हो सकते हैं, और हमने पढ़ा था वो जब तक मैच्योर नहीं होते वो सिर्फ रिन्यूअल करते हैं। तो ये सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी उनमें होती है। तो रिन्यूअल प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएशन इनटू डाइवर्स टाइप्स, ये दोनों चीजें स्टेम सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो हीमेटोपोइसिस इज द ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन प्रोसेस इन रिस्पॉन्स द माइक्रो एनवायरमेंट इन बोन मैरो अराउंड देम। और अगर आप हीमोपोइसिस को भी, अगर जो हीमोपोइसिस वर्ड है उसको भी आप डिफाइन करना चाहो तो हीमोपोइसिस में हम इरिथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस अगर पढ़ते हैं तो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी होता है। ल्यूकोपोइसिस क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज होता है, जिसमें ग्रेनुलोपोइसिस, मोनोसिस्टोपोइसिस, लिम्फोपोइसिस, ये सारी चीजें हम पढ़ते जाते हैं। उसी तरह से कोई पूछ लेता है कि प्लेटिलेट्स के फॉर्मेशन का हीमोपोइसिस क्या कहलाता है, तो उसको मेगा कैरियोसाइटोपोइसिस या फिर थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ प्लेटिलेट्स, उसका ओरिजिन में मैच्योरेशन भी इंक्लूडेड रहता है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको समझ में आती होगी। चाहे तो इस डायग्राम से आइडिया लग जाएगा आपको, एक छोटा डायग्राम है। अच्छा, कोई पूछता है हमसे कि आखिर नीड क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद कोई हमसे पूछता है कि आखिर नीड क्या है। अभी ये थोड़ा सा बताया, मैं और डिटेल में बाद में बताऊंगी आपको इसका नीड क्या है हीमोपोइसिस की, नीड ऑफ हीमेटोपोइसिस। ये कोई पूछ लेता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि हीमेटोपोइसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. इट इज नेसेसरी फॉर इट्स रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड cells which are destroyed continuously in the body due to their relatively short lifespan. Rate of destruction of WBC is higher, so its production rate is also higher than RBC. अगर कोई प्रोडक्शन रेट के अंदर कंपैरिजन करवा ले प्रोडक्शन रेट का, तो प्रोडक्शन रेट WBCs का ज्यादा होता है RBCs के कंपैरिजन में, क्योंकि RBC की लाइफ साइकिल 120 डेज की होती है, WBC और भी छोटा लाइफ स्पान कैरी करते हैं, तो WBC जल्दी खत्म होते हैं, तो इसलिए WBC का प्रोडक्शन रेट भी ज्यादा हो जाता है RBCs के कंपैरिजन में. साइट्स की जहां तक बात करी जाए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी साइट्स ऑफ हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस, उसमें मैंने 3 नाम बताए थे, एम्ब्रियोनिक सेक, लिवर, स्प्लीन, बोन्स. लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल भी जानना है कि कब तक, देखिए एम्ब्रियोनिक सेक जब तक रहेगा जब तक मतलब जो बेबी है वो मदर की जो वूम है उसके अंदर डेवलप कर रहा है, तो एम्ब्रियोनिक सेक में उसके अंदर हीमेटोपोइसिस होगा. लिवर स्प्लीन भी करीब करीब मदर के वूम में ही होता है, लेकिन जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो फिर बोन मैरो में स्टार्टिंग हो जाती है हीमेटोपोइसिस की. तो अगर इसकी साइट्स ऑफ हीमेटोपोइसिस को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में यहाँ बता दूं तो वो भी समझ लेते हैं हम यहाँ पर. अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा साइट्स को डिटेल में बता देती हूँ. साइट्स क्या होती है डिटेल में. पहला पॉइंट होता है कि जो योग सेक का नाम मैंने यहाँ पर बताया एम्ब्रियोनिक सेक, तो योग सेक उसके अंदर और भी डिटेल वाला वर्ड होता है. तो मीजोडर्म, ये जो एम्ब्रियोनिक सेक है ना, इस एम्ब्रियोनिक सेक की जगह पर हम यूज कर रहे हैं पहला वाला मीजोडर्म ऑफ योग सेक, मीजोडर्म ऑफ योग सेक, ये पहला हो जाता है. इसको एरिया वेस्कुलोसा भी कहते हैं, लिख ही देती हूँ मैं, आप शायद स्पेलिंग नहीं प्रॉपर लिख पाए इसकी, लिख लेंगे वैसे, लेकिन फिर भी एरिया वेस्कुलोसा. अब क्या होता है ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी जब फीटस यूटेरस के अंदर डेवलप हो रहा है, मदर के वूम में डेवलप हो रहा है, ठीक है. तो ये ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात है, ठीक है. तो जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ रहती है तो हीमोटोपोइसिस जो रहता है वो कहां पर होता है, हीमेटोपोइसिस होता है मीजोडर्म ऑफ योग सेक के अंदर, जो कि एरिया वेस्कुलोसा भी कहलाता है. ये शुरुआत कब से होती है इसकी, इट बिगिंस फ्रॉम 3rd वीक एंड कंटिन्यूज अप टू 3 months ऑफ फीटल लाइफ. कब से कब तक का टाइम पीरियड रहता है, जो 3rd वीक होता है, 3rd वीक. ये बेबी है, मम्मी के पेट में है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. इंट्रा यूटेराइन लाइफ उसी को कहेंगे. 3rd वीक जो रहता है वहां से स्टार्ट होता है, 3rd वीक से 3rd मंथ तक. 9 months होते हैं, उसमें से 3rd मंथ तक फीटल लाइफ जो रहती है वो मीजोडर्म ऑफ योग सेक में हीमेटोपोइसिस होता है, हीमेटोपोइसिस होता है. ये डिटेल में अब बता रही हूँ, CSIR नेट में क्वेश्चन आए तो पता होगा आपको इससे, ठीक है. ये यहाँ होता है. उसके बाद क्या होता है, अभी भी इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही चल रहे हैं. हाँ, उसके बाद ये 3rd मंथ ऑफ फीटल लाइफ होता है, लेकिन फिर बिटवीन 3rd मंथ टू द 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ. अब 3rd मंथ के बाद क्या होता है, अब 3rd मंथ से, ये सब ऊपर वाली लाइन्स होगी, ठीक है. अब ये मीजोडर्म ऑफ योग सेक था. अब उसके बाद 3rd मंथ से कहां तक बोल रही हूं मैं, 5th मंथ तक. 9 months होते हैं, उसमें से 3rd मंथ से 5th मंथ तक फीटल लाइफ के अंदर ही अभी भी इंट्रायूटेराइन लाइफ ही चल रही है, फीटल लाइफ. हीमोटोपोइसिस अकर्स इन द लिवर एंड स्प्लीन. अब लेकिन कहा होने लगता है, अब वो लिवर एंड स्प्लीन में होने लगता है. ये दूसरा पॉइंट था, यहाँ पर लिखा था मैंने लिवर और स्प्लीन. वो कब तक होता है,
वो 3rd मंथ से 5th मंथ तक होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। फ्रॉम द 5th मंथ ऑनवर्ड्स हीमेटोपोइसिस ग्रेजुअली शिफ्ट्स टू बोन मैरो। और उसके बाद तीसरी फाइनल चीज होती है कि 5th मंथ ऑनवर्ड्स कहा, इसके बाद से कहाँ होने लगता है हीमेटोपोइसिस? बोन मैरो में होने लगता है। यहाँ स्पेस आना थी, मैंने कंटिन्यूअस वे में लिख दिया, बट स्टिल फाइन, वहां होने लगता है। ये तो थी ये सारी चीजें, ये तीनों ही चीजें कहाँ हो रही थी? ये तीनों ही चीजें इंट्रा यूटेराइन लाइफ थी। ये तीनों ही चीजें क्या थी? इंट्रा यूटेराइन लाइफ थी। मैं साइट्स डिटेल में बता रही हूँ अभी आपको, ठीक है? ये क्लियर होता है। उसके बाद कोई पूछ ले कि फिर पोस्ट थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, पोस्ट नेटल लाइफ में क्या चलता है? पोस्ट नेटल लाइफ में क्या चलता है? समझ में आ रही बात यहाँ पर? तो पोस्ट नेटल लाइफ में क्या होता है? इट अकर्स इन ओनली इन द रेड बोन मैरो। यानी कि अब जब डिलीवरी हो गई, आफ्टर डिलीवरी, अब बेबी के 9 मंथ्स पूरे उसकी मदर के वूम्ब में कंप्लीट हो गए, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी या फिर आफ्टर बर्थ भी कह सकते हो, ये दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी और बर्थ। पोस्ट नेटल लाइफ शुरू हो गई। इट अकर्स यानी कि हीमेटोपोइसिस की बात हो रही है। हीमेटोपोइसिस अब सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो के अंदर होता है। कलर भी याद रखना आप, तो रेड बोन मैरो में होता है, जिसको मेड्यूलरी हीमोपोइसिस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? मेड्यूलरी हीमोपोइसिस होता है। मेड्यूलरी हीमोपोइसिस होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन द बोन मैरो फेल्स, हीमोपोइसिस में स्विच ओवर टू लिवर एंड स्प्लीन, जिसको एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हीमोपोइसिस कहते हैं। अब इसको याद रखना है, ये तो मेड्यूलरी हीमोपोइसिस हो गया, और लिवर और स्प्लीन वाले हीमोपोइसिस को क्या कहते हैं? यहां इसका वर्ड भी आ जाता है, एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हीमोपोइसिस। लेकिन ये कब, कौन सी कंडीशन में? नीचे वाली कंडीशन में बता रही हूँ, स्टोरी समझना बात की क्या हो रही है यहाँ पर। हीमोपोइसिस कहते हैं। अब क्या हो रहा है देखो, शुरू में जब तक वो मदर के वूम्ब में था बेबी फीटस, तो वहां पर तो अंदर सब नॉर्मली चल रहा था। शुरू में 3rd वीक से स्टार्टिंग होती है हीमोपोइसिस की, क्योंकि उससे पहले तो वो इतना छोटा होता है, उसको ब्लड सेल की जरूरत ही नहीं होती है। 3rd वीक से ब्लड सेल का फॉर्मेशन शुरू होता है, तो 3rd मंथ तक उसके मिजोडर्म ऑफ योक सेक जो होती है वहां पर हीमेटोपोइसिस होता है। 3rd मंथ से 5th मंथ तक लिवर और स्प्लीन के अंदर हीमेटोपोइसिस होता है। उसके बाद 5th मंथ से 9 मंथ्स तक का टाइम जो रहता है वहां पर बोन मैरो के अंदर ही हीमेटोपोइसिस होता है। लेकिन ये तीनों ही चीजें ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ में देखी जाती है। उसके बाद जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो पोस्ट नेटल लाइफ शुरू हो जाती है। पोस्ट नेटल लाइफ से जैसे ही इंसान अब बड़ा होने लगता है, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता, पूरी जिंदगी उसकी जो होती है, पूरी लाइफ उसकी जो होती है, उसके अंदर हीमेटोपोइसिस कहाँ पर होता है? उसके रेड बोन मैरो में होता है। तो रेड बोन मैरो में जब होता है उसको कहते हैं मेड्यूलरी हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस, राइट। लेकिन कभी किसी इंसान को ये प्रॉब्लम हो जाए कि उसके बोन मैरो या उसके रेड बोन मैरो हीमोपोइसिस नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उसको आ गई है, तो उस केस में उसकी बॉडी क्या करती है? रेड बोन मैरो में नहीं बन पा रहा तो वो वापस से लिवर और स्प्लीन वाले केस पे स्विच कर जाती है, और अब वापस से उसके लिवर और स्प्लीन यहाँ पर हीमेटोपोइसिस का वर्क करने लगते हैं। इस चीज को कहते हैं एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हीमोपोइसिस। तो आपके पास 2 वर्ड्स आ गए, मेड्यूलरी हीमोपोइसिस एंड एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हीमोपोइसिस। यहाँ पर आपको थोड़ा इसका नॉलेज मिल जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है CSIR के अंदर, मैं आपको स्पेशल बता रही हूँ कि उसमें क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है कि सबसे ज्यादा, जैसे बोन्स का तो अभी हमने बात की, बोन्स के बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में हीमेटोपोइसिस होता है, लेकिन बोन मैरो रहता कहाँ पर है? बोन्स के अंदर होता है। अब बोन्स तो 2 तरह की होती है, लॉन्ग बोन्स भी होती है, स्मॉल बोन्स भी होती है। तो सबसे ज्यादा किस में होता है हीमेटोपोइसिस? तो ऐसा कहा जाता है लॉन्ग बोन्स में बहुत अच्छे से हीमोपोइसिस होता है। अगर कंपैरिजन करें लॉन्ग बोन्स और स्मॉल बोन्स में, तो ज्यादा अच्छे से किसके अंदर, सबसे ज्यादा की बात बाद में करेंगे, सबसे अच्छे से किसके अंदर होता है? तो लॉन्ग बोन्स में होता है। लेकिन लॉन्ग बोन्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें हीमेटोपोइसिस जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वो सीज करने लगता है, रुकने लगता है। नॉर्मली एट द एज ऑफ 30 तक जो लॉन्ग बोन्स होती है, जिसमें मेनली जो बोन्स आती है टिबिया और फीमर आती है, इन दोनों का तो हीमेटोपोइसिस पूरी तरह रुक जाता है। इनका बोन मैरो फिर आगे जाके हीमोपोइसिस हीमोपोइसिस कर ही नहीं पाता है, यानी कि वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं कर पाता। टीबिया जो बोन होती है उसके अंदर हीमेटोपोइसिस 20 ईयर्स की एज में रुक जाता है।
उसके बाद फीमर जो होती है, जो कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है, थाई बोन जो की होती है, तो इसके अंदर जो हीमेटोपोइसिस होता है वो लगभग 30 इयर्स की एज तक, 30 साल का इंसान जब तक होता है तब तक उसके अंदर हीमेटोपोइसिस आकर रुक जाता है। लॉन्ग बोन्स के अंदर ये दोनों आते हैं। उसके साथ साथ रिब्स भी लॉन्ग बोन्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो रिब्स के अंदर भी आप समझ सकते हो 40 इयर्स के आसपास तक, 40 इयर्स तक हम यहाँ पर लिख देते हैं, 40 इयर्स के आसपास तक हीमेटोपोइसिस चलता रहता है। उसके बाद स्टर्नम के अंदर भी थोड़े दिन और चलता है, 50 इयर्स तक देखे तो चलता है। लेकिन 50 इयर्स के बाद इन सब चीजों के अंदर, यानी ये जो लॉन्ग बोन्स थी, इन सभी में हीमेटोपोइसिस सीज हो जाता है, रुक जाता है। तो फिर यहाँ पर अगर अब कंपैरिजन करें तो क्या लॉन्ग बोन्स चलो अच्छे से कर पा रही थी हीमेटोपोइसिस, लेकिन क्या ज्यादा वक्त तक कर पाई? तो ज्यादा वक्त तक कौन सी बोन कर पाती है? वो होती है स्मॉल बोन्स। तो आफ्टर दैट जब इन सब में सीज हो जाता है तो स्मॉल बोन्स फिर भी काम कर रही होती है। हालांकि ये भी जैसे इंसान की एज बढ़ गई तो इतना अच्छे, जो पहले की एज में छोटा रहता है इंसान, बच्चा रहता है, जब बहुत अच्छे से स्मॉल बोन्स भी बना पाती है, हीमेटोपोइसिस कर पाती है। लेकिन अब इसका रेट थोड़ा सा डिक्रीज जरूर हो जाता है, लेकिन काम करना बंद नहीं करती है ये। तो स्मॉल बोन्स में आफ्टर 50 इयर्स भी अगर आप देखोगे तो स्मॉल बोन्स हीमेटोपोइसिस करती रहती है। जैसे कि उसमें बेस्ट एग्जांपल आता है वर्टिब्रा का। वर्टिब्रा छोटी छोटी बोन से बनती है, स्मॉल बोन से बनती है। तो रेट यहाँ पर भले ही डिक्रीज हो गया क्योंकि इंसान की एज बढ़ी, तो रेट डिक्रीज हो गया हीमेटोपोइसिस का, लेकिन मैक्सिमम हीमेटोपोइसिस अगर बचपन से लेकर बड़े होने तक अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इसी वजह से आ जाता है वर्टिब्रा के अंदर। तो इसको कंपेरिजन करें, अगर मान लो आपसे कोई कंपेरिजन में पूछ ले कि कोई इंडिविजुअल है वो 50 इयर्स का है, 50 इयर्स का, तो उसके रिब्स और स्टर्नम में से बताइए कि उस इंसान के अंदर ज्यादा अच्छे से हीमेटोपोइसिस किस में हो रहा होगा। तो अगर वो 50 इयर्स का, तो बाय डिफॉल्ट आपको याद कर लेना है कि स्टर्नम में हो रहा होगा, क्योंकि रिब्स का तो 40 इयर्स तक ही लगभग स्टॉप कर जाता है, स्टर्नम उससे आगे सबसे जल्दी टीबियर में रुक जाता है हीमेटोपोइसिस, उसके बाद फीमर में रुकता है, रिब्स में, फिर स्टर्नम में, और सबसे आखिर तक वर्टिब्रा में चल रहा है। थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है लेकिन चलता रहता है। तो हीमेटोपोइसिस जिन बोन्स में होता है उसमें स्मॉल बोन्स, लॉन्ग बोन्स पर CSIR में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स एंड डिफरेंशिएशन। अभी तक का इंट्रोडक्शन लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हीमोपोएटिक का मीनिंग ये होता है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज जो कि स्टेम सेल्स के अंदर अगर होते हैं तो उसके हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। प्रोड्यूस्ड कहाँ होते हैं? हीमोपोएटिक ऑर्गन्स में होते हैं। HSC यानी हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टेम सेल्स अगर जो रहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड होते हैं यानी कि बाद में इनसे क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ, अनडिफरेंशिएटेड इसका मतलब इससे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें जो प्रोसेस रहती है उसी को हम हीमेटोपोइसिस कहते थे। उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं, एक मिनट शायद प्रॉपरली, उसके बाद जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, आर ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम HSC, ये भी उनसे ही बनते हैं। जो अर्ली एम्ब्रियो रहता है उसमें HSC ओरिजिनेट करता है योक सैक में, फिर वो माइग्रेट करता है लिवर के अंदर और फाइनली बोन मैरो में आता है। उसी की तो साइट्स अभी हम पढ़ रहे थे। अडल्ट्स में बात करें तो वहां पर जो HSC होता है अकर एक्सक्लूसिवली इन द बोन मैरो, फिर फाइनली वो रेड बोन मैरो वाले पोर्शन में आ जाता है। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1 in 1 lakh सेल्स इन दी बोन मैरो इज दी HSC। यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। क्या कहा? 1 in 1 lakh cells in the bone marrow is the HSC। समझ में आ रही बात? इसको समझ में आना आपको बहुत जरूरी है, ये पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इन द अर्ली एम्ब्रियो द HSCs ओरिजिनेट इन योक सैक, जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा हमारा, तो शुरुआत मंथ में तो योक सैक में था। इन दी अर्ली एम्ब्रियो द HSC ओरिजिनेट इन द योक सैक एंड देन माइग्रेट इनटू द लिवर एंड फाइनली रीच द बोन मैरो। उसके बाद फाइनली बोन मैरो तक आ जाते हैं। इन अडल्ट देयरफॉर HSC, और अडल्ट में HSC अकर एक्सक्लूसिवली इन बोन मैरो। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1 in 1 lakh सेल्स इन दी बोन मैरो इज दी HSC। ये भी समझ में आता है। HSC आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। ये भी अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि ये HSC जो है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से, और स्टेम सेल की प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं, तो ये भी इसलिए सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं। इनमें मल्टीपोटेंसी होती है क्योंकि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। अब मल्टीपोटेंसी क्या होती है आपको पता है? द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। एक सेल से बहुत सारे डिफरेंट तरह के ब्लड सेल्स बन सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को तो मल्टीपोटेंट कहते हैं। देयरफॉर यहाँ पर 2 तरह के स्टेम सेल्स होते हैं। अब इसके टाइप्स बता रहे हैं हम यहाँ पर। ये HSC हमने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ से हमारा HSC यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब HSC 2 तरह के मेनली होते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको HSC। दो तरह के होते हैं मेन, एक होते हैं प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल्स भी कह सकते हो, और दूसरे होते हैं कमिटेड। समझ में आ रहा होगा यहाँ से आपको, ठीक है। तो HSC प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स और कमिटेड स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट या प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं। दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, ये भी सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं, अपने आप को बार बार रिन्यू कर सकती है। प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा जानना है तो प्रीवियस वीडियो सेगमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पूरा देख लेना, तो आप क्लियर हो जाएगा सेल्फ रिन्यूअल वहां से। एंड कैन गिव राइज टू मेनी वेराइटीज ऑफ ब्लड सेल्स, गिव राइज टू वेराइटी ऑफ ब्लड सेल्स, ये भी कर सकते हैं। ये अनकमिटेड होते हैं, अनकमिटेड स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स को SC लिख लेते हैं, बस इतना सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स की, दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये ओरिजिनेट इनसे करते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स से ओरिजिनेट करते हैं, बट कैन गिव राइज टू ओनली वन वेराइटी ऑफ सेल। गिव राइज टू वन वेराइटी ऑफ सेल, ये भी याद रखना है। लेकिन ये कमिटेड होते हैं, वो नॉन कमिटेड थे, अनकमिटेड थे, ये कमिटेड होते हैं। उसके बाद ये भी याद रखना कि जो कमिटेड स्टेम सेल्स होते हैं ये आगे जाके और फिर दो में डिवाइड हो जाते हैं। तो कमिटेड सेल्स को और फर्दर आप दो में डिवाइड कर सकते हो। फिर से दो में डिवाइड करोगे तो एक तरफ आते हैं माइलॉइड टिश्यू, एक में आते हैं माइलॉइड टिश्यू जो कि सीरीज कह सकते हो, माइलॉइड टिश्यू सीरीज, और दूसरी होती है लिम्फोइड टिश्यू सीरीज, ठीक है। अब माइलॉइड टिश्यू क्या होते हैं, इसमें आते हैं मतलब जो रेड बोन मैरो रहती है ना, वहां पर आरबीसीज, ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये सब बनते हैं। तो ये माइलॉइड टिश्यू होता है। और इसमें फीटल लाइफ वाला भी आ जाता है क्योंकि इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द प्रीकर्सर्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स। वहीं लिम्फोइड टिश्यू की बात करते हैं तो ये लिम्फ नोड में पाए जाते हैं, थाइमस में पाए जाते हैं और स्प्लीन में पाए जाते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स को, जो कि बेसिकली T सेल्स और B सेल्स होते हैं। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। तो माइलॉइड टिश्यू किस में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो। तो अब रेड बोन मैरो का नाम आ गया, यानी कि वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वो आरबीसी भी बनाएगा, वो ग्रेन्युलोसाइट्स बनाएगा। ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इओसिनोफिल्स आते हैं और बेसोफिल्स आते हैं। तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं यहाँ पर। वहीं मोनोसाइट्स भी इसी में आ जाते हैं। मोनोसाइट्स के बाद इसमें प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं, प्लेटलेट्स। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फीटल लाइफ के अंदर अगर बात करें ये माइलॉइड टिश्यू की, तो फीटल लाइफ के अंदर बात करो, एक स्पेशल स्टार पॉइंट बना लेना इसको। फीटल लाइफ में अगर आप इसकी बात करते हो तो ये प्रीकर्सर्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के, प्रीकर्सर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये बात समझ में आती है यहाँ से आपको, माइलॉइड टिश्यू के लिए थी। और अगर लिम्फोइड टिश्यू की बात करें तो ये फाउंड कहाँ पर होते हैं, लिम्फ नोड में होते हैं। लिम्फ नोड में मिलेंगे ये, एक तो थाइमस में मिलेंगे और स्प्लीन में मिलेंगे। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं ये लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स कौन से, तो T सेल्स और B सेल्स, इनको प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में हमने यहाँ से देख ली। तो अब आपको थोड़ा नोट्स अगर यहाँ पर बनाना है तो आप बना सकते हो कि HSCs are characterized by their self renewal and multipotency. Multipotency is the ability to differentiate into different types of blood cells. HSC यानी कि they are of two types. यहाँ पर पहले लिखना प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स और प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल्स। इसके अंदर लिखना दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड कैन गिव राइज टू वेराइटीज ऑफ ब्लड सेल्स। दे आर अनकमिटेड स्टेम सेल्स। कमिटेड स्टेम सेल्स में लिखना दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, वहां से ओरिजिनेट करते हैं, बट कैन गिव राइज टू ओनली वन वेराइटी ऑफ सेल्स टू विच इट इज कमिटेड। उसी को लेकर बस ये कमिटेड होते हैं। और द कमिटेड स्टेम सेल डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस, दो मेजर क्लास में अगेन डिवाइड होते हैं, माइलॉइड टिश्यू सीरीज एंड लिम्फोइड टिश्यू सीरीज। माइलॉइड टिश्यू सीरीज in red bone marrow produces RBCs, granulocytes, neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes and platelets. And in the fetal life it also produces the precursors of lymphocytes. ये माइलॉइड टिश्यू ये भी प्रोड्यूस कर लेता है। वहीं लिम्फोइड टिश्यू में बात करें so they are found in lymph node, thymus and spleen and they produce the lymphocytes
टी सेल्स एंड बी सेल्स। ये डिटेल्स थोड़ी और आगे जाके समझेंगे हम।